हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस टेंशन। देखो, सरफेस टेंशन का जो मेन कंसेप्ट है आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक देख लेंगे कि सरफेस टेंशन बोलती किसको है, जो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ जाए। देखो, कोई भी लिक्विड अगर हाइड्रोस्टैटिक है, लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है, ठहरा हुआ लिक्विड है, तो लिक्विड का जो सरफेस है वो सरफेस कैसा बिहेव करता है, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बोले तो कैसा? सपोज़ करो कोई आपने जो है तो एक रबर लिया हुआ है, तो या बलून लिया हुआ है, बलून को क्या करो आप, फुलाने से पहले उसको क्या करेंगे हम, चारों तरफ से अगर खींचेंगे, तो खींचने के बाद वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है? तो वही जो बिहेवियर है उसी को बोलते हैं स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। और ये स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन वाली प्रॉपर्टी की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मस्कीटो है, स्पिडर है, तो वो जो पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ, उसके ऊपर वो धीरे आराम से इज़िली जो है तो चल जाते हैं। है ना? वही प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन बोलेंगे। ये डिटेल में देखेंगे हम आगे। फिलहाल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देंगे हम। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय व्हिच द फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक membrane and tends to minimize its surface area is called as surface tension। तो देखो, सरफेस टेंशन किसको बोलेंगे हम, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय व्हिच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अभी देखे हमने, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो रहेगा वो कैसा बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। कोई भी लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा उसका जो सरफेस एरिया होता है, वो सरफेस एरिया को हमेशा क्या करने की कोशिश, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसीलिए कोई भी लिक्विड का जो शेप होता है, मिनिमम शेप वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है? तो सरफेस टेंशन और आगे हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो, कोई भी सब्सटेंस अगर है, तो सब्सटेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक? कोई भी सब्सटेंस अगर देखेंगे हम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। हर एक मॉलिक्यूल क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। वही फोर्स को क्या बोलते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको बोलेंगे हम, कोई भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है, वही फोर्स को बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। देखो, अभी हमने देखे कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या क्या करेगा, उसके पास वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहे, सब्सटेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हो, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, वो फोर्स लगाता है। तो वही कोई भी अगर दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने वाले, वही फोर्स को क्या बोलते हैं हम, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप की होती है, एक रहती है कोहेसिव फोर्स और दूसरी होती है अडहेसिव फोर्स, ठीक है? एक रहती है कोहेसिव फोर्स और दूसरी रहती है अडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को ही बोलते हैं हम फोर्स ऑफ कोहेजन। इसी को और क्या बोलते हैं,
फोर्स ऑफ कोहेजन, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स। अब देखो हमने बोले कि कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ रहेगा और कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है, वो बोले हमने इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन यहाँ पे सपोज़ करो एक हमने कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर है। मुझे ये बोलो ये कंटेनर जो रहेगा ये का है? सॉलिड का है और इसके अंदर सपोज़ करो हमने क्या फिल कर दिया? कोई लिक्विड फिल कर, ठीक है? सपोज़ करो हमने वो वाटर फिल कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहे के वाटर के, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल रहने वाला है, ये मॉलिक्यूल कहे का है यहाँ लिक्विड का मॉलिक्यूल, ठीक है? और यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल रहने वाला है, ये वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, अब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर का है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे सॉलिड का है, मतलब एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है और एक सॉलिड का मॉलिक्यूल। तो मुझे ये बोलो क्या ये दोनों भी एक ही सब्सटेंस है? नहीं, ये दोनों भी अलग-अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखो दोनों भी मॉलिक्यूल सेम है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन सेम सब्सटेंस के, लेकिन यहाँ पे अभी जो देखे थे हमने ये केस में, एक सॉलिड का मॉलिक्यूल है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये 2 अलग-अलग सब्सटेंस के हैं, इसीलिए हमने फ़ोर्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक है कोहेसिव फ़ोर्स और दूसरा है एडहेसिव फ़ोर्स। कोहेसिव फ़ोर्स किसको बोलेंगे हम? जैसे ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी एक वाटर, तो दोनों भी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ क्या लग रही है? फ़ोर्स लग रही है। दोनों भी मॉलिक्यूल एक-दूसरे को फ़ोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स वाटर के ही है, सेम सब्सटेंस के हैं। वो फ़ोर्स को बोलेंगे हम कोहेसिव फ़ोर्स। ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो ये सॉलिड का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन अलग-अलग अंश के हैं, एक सॉलिड और दूसरा है लिक्विड। तो यहाँ पे ये जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में फ़ोर्स रहेंगी उसको बोलेंगे हम एडहेसिव फ़ोर्स या उसी को और बोलते हैं हम फ़ोर्स ऑफ एडहेज़न, ठीक है? तो कोहेसिव फ़ोर्स किसको बोलेंगे हम? देखो उसकी डेफिनिशन है यहाँ पे, डेफिनिशन है द फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फ़ोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सेम substance is called as cohesive force और फोर्स ऑफ कोहेजन। समझ में आ गया? कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स है लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे रहेंगे? सेम सब्सटेंस पे, सेम सब्सटेंस पे है तो उसी को बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स या और क्या बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। सेकंड देखिए हमने 2 मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन एक मॉलिक्यूल सॉलिड का है, दूसरा मॉलिक्यूल लिक्विड या वाटर का है। तो वो 2 मॉलिक्यूल्स अलग-अलग सब्सटेंस के हैं, तो उसके बीच में जो फ़ोर्स रहेगी उसको बोलते हैं हम एडहेसिव फ़ोर्स या इसी को और दूसरा नाम भी है फ़ोर्स ऑफ एडहेज़न, एडहेज़न। इसकी डेफिनिशन क्या हो जाएगी? द फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंस। यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच ही में ही फ़ोर्स रहेंगी, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे? डिफरेंट सब्सटेंस के रहेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडहेजन। देखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के 2 टाइप थे, एक है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है एडहेसिव फोर्स, ये हमने देख दिया। अब नेक्स्ट हमें देखना है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। देखो हमने बोल दिया कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स है तो उसके बीच में जो रहेगी फोर्स उसको बोले हमने इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स रहेंगी, उसकी भी कुछ ना कुछ क्या रहेंगी? रेंज रहेंगी, है ना? जैसे हम फ़ोन लगाते हैं, कॉल करते हैं, कभी-कभी बताता है कवरेज क्षेत्र के बाहर है। क्यों बताता है? क्योंकि जो सामने वाला बंदा है, वो रेंज में नहीं है, इसीलिए फ़ोन लग नहीं रहा है, ठीक है ना?
जैसे ही सेम यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कब करेंगे, वो एक दूसरे के रेंज में रहेंगे, तभी वो क्या करेंगे, सपोज़ करो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ये और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल को फ़ोर्स कब लगाएगा? जब बी मॉलिक्यूल वो रेंज में रहेगा, तभी उसके ऊपर फ़ोर्स लगाएगा। सपोज़ करो ये मॉलिक्यूल की रेंज यहीं तक है, लेकिन अगर ये बी मॉलिक्यूल है, अगर वो बी मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेगा हमारा, ये मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के ऊपर फ़ोर्स लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वो ए मॉलिक्यूल की जो फ़ोर्स है उसके रेंज के बाहर है। ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं हम? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फ़ोर्स। तो इसकी जो फ़ोर्स है, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना है? इतना ही है। अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस ये डिस्टेंस के अंदर ही अगर मॉलिक्यूल रहेगा, तो ही वो क्या कर सकता है? फ़ोर्स लगा सकता है। अगर वो उसके डिस्टेंस के बाहर रहेगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस के बाहर रहेगा, तो कोई भी फ़ोर्स नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनिशन क्या लिख सकते हैं हम? द मैक्सिमम डिस्टेंस द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल up to which the molecular force is effective is called as range of molecular force। इसका मतलब क्या है? ये जो मॉलिक्यूल है, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा, जहाँ तक ये फ़ोर्स हमारी इफ़ेक्टिव रहेगी, अगर उसके रेंज में है ये मॉलिक्यूल हमारा, तो ही वो फ़ोर्स क्या रहेगी? इफ़ेक्टिव रहेंगी। वरना अगर रेंज के बाहर ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जहाँ पे हमारी फ़ोर्स इफ़ेक्टिव है, उसके बाहर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल के जो फ़ोर्स है, इसका कोई भी इफ़ेक्ट दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं रहेगा। इसकी डेफिनिशन देखो, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल टू व्हिच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज़ इफेक्टिव इज़ कॉल्ड एज़ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेंज किसको बोलेंगे। रेंज आमतौर पे हमें मालूम रहती है, रेंज किसको बोलते हैं? कि कोई भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर सकता, उसकी कहाँ तक रेंज है, उसी को बोलेंगे हम रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो सपोज़ करो ये एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है? इसकी रेंज कहाँ तक है? अगर ये डायरेक्शन में देखेंगे हम, तो यहाँ तक रेंज रहेगी। इसकी रेंज आमतौर पे देखो कितनी होती है, वो होती है 10⁻⁹ मीटर। सपोज़ करो यहाँ तक ये इसकी रेंज है, ये यहाँ तक है 10⁹ मीटर, यहाँ तक रेंज है इसकी, यहाँ तक रेंज है इसकी, ठीक है? अब देखो हमने क्या किए, जो हर डायरेक्शन में इसकी रेंज है, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक स्फीयर को ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ करें? एक स्फीयर ड्रॉ करो। सपोज़ करो यहाँ पे एक हमने स्फीयर ड्रॉ करा। अब देखो ये स्फीयर का जो सेंटर है, ये सेंटर क्या रिप्रेज़ेंट करेगा? यहाँ पे रहेगा हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है? और ये जो रेडियस रहेगा स्फीयर का, ये रेडियस ही क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? इसकी रेंज रिप्रेज़ेंट कर रहा है। यही स्फीयर को क्या बोलते हैं हम? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसको बोलेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोले तो ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, जहाँ पे सेंटर में हमारा मॉलिक्यूल है और ये जो स्फीयर है, इसका रेडियस किसके बराबर रहेगा? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है? एन इमेजिनरी sphere with molecule at its center and radius equal to molecular range and radius किसके बराबर रहेगा? रेडियस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रहेगा। is called as sphere of influence of the molecule। तो ये यही क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे?
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये है, हम ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है एक, ठीक है? अगर ये मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है? सपोज़ करो ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एक पहला मॉलिक्यूल है। तो ये पहले मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल अगर है, तो हम बता सकते हैं कि ये इसके ऊपर क्या कर सकता है, इसकी जो फ़ोर्स रहेंगी इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स वो इफ़ेक्टिव रहेगी। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, तो ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर कोई फ़ोर्स लगा सकता है क्या? ज़ाहिर-सी बात है, नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोई दूसरे मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, तो ही वो पहले वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा या उसके ऊपर फ़ोर्स लगाएगा, ठीक है ना? अगर कोई मॉलिक्यूल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो उसके ऊपर जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स है, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी क्योंकि वो उसके रेंज के बाहर है। तो ये हो गया हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आगे डेफिनेशन देखेंगे हम सरफेस फिल्म। देखो, सरफेस फिल्म को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। ये कंटेनर है और यहाँ पे ये सब क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे लिक्विड है हमारा। कोई भी लिक्विड आप कंसीडर कर सकते, पूरा का पूरा क्या है हमारा liquid। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर, ये मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलर रेंज या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम बनाएंगे। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने बोले थे क्या रहता है, जो रेंज है वो रेंज को ही क्या करेंगे हम, एक रेडियस कंसीडर करके एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हम, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है? ये हमारा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ऊपर की लेयर है हमारी लिक्विड। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको एक मॉलिक्यूल की रेंज है। तो ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, इसकी जो थिकनेस है, वो थिकनेस किसके बराबर, ध्यान से देखो, ये बराबर है हमारे पास रेंज ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर। मतलब ये है कि कोई भी अगर लिक्विड है, उसका जो फ्री सरफेस है, वो फ्री सरफेस से हम क्या करेंगे, उसकी जो थिकनेस लेंगे, वो थिकनेस किसके बराबर रहेंगी, हमारी रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर रहेंगी। तो यही थिकनेस को क्या बोलेंगे हम, सरफेस फिल्म बोलेंगे। समझ में आ गया? हमने क्या किए थे, एक मॉलिक्यूल लिया सरफेस पे, सरफेस पे का मॉलिक्यूल है, तो हमने बोले वहाँ पे क्या रहेगा, उसकी रेंज रहेगी। हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर दी। फिर ये जो उसकी रेंज थी, वो रेंज को हमने क्या कंसीडर किए, थिकनेस कंसीडर किए। यही जो थिकनेस रहेंगी, यही थिकनेस को बोलेंगे हम सरफेस फिल्म। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना है हमें, तो डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, अ लेयर, अ लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड whose thickness whose thickness is equal to the range of intermolecular force is called surface film, ठीक है? ये जो सरफेस ऑफ लिक्विड है, इसी की जो थिकनेस रहेगी, यही थिकनेस को क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि ये थिकनेस किसके बराबर रहेंगी, हमारी रेंज के बराबर रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। देखो, ये जो हमारा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर जब कभी भी हम फोर्स लगाते, हमने इससे पहले भी देखे थे, फोर्स लगाने यहाँ पे कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होता है, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, सरफेस ऑफ लिक्विड which which does not experience which doesn't experience any shear stress is called as free surface of liquid। तो कोई भी सरफेस ऑफ लिक्विड, वहाँ पे shear स्ट्रेस ज़ीरो रहता है, तो उसी को कल क्या बोलते हैं हम, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड।
जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो सरफेस यहाँ पे ये लिक्विड सरफेस है। लिक्विड सरफेस क्यों बोलेंगे हम? ये है लिक्विड की लेयर और उसके जो ऊपर है वो क्या है हमारा एयर है। तो ये सरफेस को क्या बोलते हैं हम? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है? तो यहाँ पे ये पूरे डेफिनेशंस हमारे फिनिश हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। ये जो है तो एग्ज़ाम में आपको 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉल को समझने के लिए यहाँ पे एक कंटेनर कंसीडर करें। सपोज़ करो एक कंटेनर है और ये कंटेनर में पूरा यहाँ पे लिक्विड फ़िल किया, पूरा का पूरा क्या है? लिक्विड है। लिक्विड बोले तो यहाँ पे हम वाटर भी कंसीडर कर सकते हैं। वाटर के पूरे क्या रहने वाले? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कंसीडर किए? एक हमने कंटेनर कंसीडर किए, कंटेनर के बाद यहाँ पे हमने कंटेनर में जो है लिक्विड फ़िल किए। लिक्विड बोले तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं वाटर। अब यहाँ पे ये जो वाटर रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ रहेगा। यहाँ पे हम सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ये टॉपिक के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मॉलिक्यूल लेंगे हम, ये टॉपिक समझने के लिए और तीनों भी मॉलिक्यूल थोड़े अलग-अलग कंसीडर यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, लेट अस सपोज़ यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल का ये रिप्रेज़ेंट करेगा सब पेयर ऑफ ए रेंज ऑफ मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर रेंज से क्या कर दिया था हमने स्फीयर ड्रॉ करें। ये क्या रिप्रेज़ेंट करता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है? उसके बाद सपोज़ करो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे और ये मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सपोज़ करो ड्रॉ करेंगे। ये रिप्रेज़ेंट करेगा इसकी रेंज, ठीक है? और ये रहेगा, ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का और ये मॉलिक्यूल का सब रिप्रेज़ेंट कर स्फीयर ऑफ स्फीयर ऑफ तो ये हो गई यहाँ पे डायग्राम हमारी। हमने क्या किए कंसीडर समझ में आ गया। हमने 3 अलग-अलग मॉलिक्यूल कंसीडर देखो ये जो मॉलिक्यूल है सपोज़ करो इसका नाम दे देंगे, ये है मॉलिक्यूल ए। अगर मॉलिक्यूल ए को ध्यान से देखेंगे हम, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है। उसके बाद अगर दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे हम, मॉलिक्यूल बी, तो इसका देखो ध्यान से, इसका मैक्सिमम जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो लिक्विड के अंदर ही है। लेकिन कुछ पार्ट इसका देखो कहाँ पे है, एयर में है। उसके बाद मॉलिक्यूल सी अगर हम कंसीडर करेंगे तो ध्यान से देखो इसका हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड में है और हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पे है इसका एयर में। ठीक है, समझ में आया? 3 अलग-अलग टाइप के यहाँ पे मॉलिक्यूल कंसीडर ए, बी, सी मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल ए है हमारा वेल इनसाइड द लिक्विड है। तो इसके आजू-बाजू जितने भी मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं, वो हर एक मॉलिक्यूल कैसा रहने वाले हैं। देखो यहाँ पे अब जो मॉलिक्यूल ए है वो वेल इनसाइड द लिक्विड है। इसका मतलब ये है कि हर एक मॉलिक्यूल जो इसका हर एक साइड देखेंगे हम, तो यहाँ पे ये कै का मॉलिक्यूल रहने वाला है? लिक्विड का ही मॉलिक्यूल रहेगा। मतलब ये कि हर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इसको क्या करेगा? सेम फ़ोर्स से अट्रैक्ट करेगा। क्यों सेम फ़ोर्स से अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी लिक्विड है, यहाँ पे हर तरफ इसके हर साइड में क्या है? लिक्विड का ही मॉलिक्यूल है, तो ये सेम फ़ोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो नेट फ़ोर्स मिलने वाला है हमें मॉलिक्यूल ए के ऊपर वो कितना मिलेगा? 0। 0 क्यों मिलेगा हमें समझ में आया? क्योंकि जो मॉलिक्यूल ए है वो हमारा वेल इनसाइड द लिक्विड है, कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है। तो यहाँ पे हर साइड से एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को क्या करेगा? सेम फ़ोर्स से अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये है कि ए मॉलिक्यूल के ऊपर हर डायरेक्शन से जो फ़ोर्स लगने वाली है, वो फ़ोर्स सेम ही लगेंगी। सपोज़ करो ये डायरेक्शन से फ़ोर्स लगेंगी,
ये डायरेक्शन से फ़ोर्स लगेंगे, तो ये दोनों भी एक-दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे कैंसल कर देंगे। मतलब ये कि यहाँ पे जो नेट फ़ोर्स रहने वाला है, वो नेट फ़ोर्स हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों नेट फ़ोर्स 0 मिलेगा? क्योंकि वेल इनसाइड द लिक्विड है और यहाँ पे हर डायरेक्शन में सेम ही मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे नेट फ़ोर्स कितना मिलेगा हमें? 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम बी मॉलिक्यूल कंसीडर बी मॉलिक्यूल तो हमारा इनसाइड द लिक्विड ही है, कि यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है? यहाँ पे इनसाइड द लिक्विड ही है ये, लेकिन यहाँ पे देखो इसका मैक्सिमम पार्ट जो है, वो लिक्विड के अंदर ही है और कुछ पार्ट वो कहाँ पे है? यहाँ पे उसका एयर में है। मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बी रहने वाला है हमारा, उसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं, ये मॉलिक्यूल बी के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक जितना भी रहेगा, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल उसके ऊपर फ़ोर्स लगाएँगे। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से ये एयर भी है यहाँ पे, मतलब ये कि यहाँ पे हमें कोहेसिव फ़ोर्स नहीं मिलेंगे। हमें कोहेसिव फ़ोर्स के साथ-साथ यहाँ पे एडहेसिव फ़ोर्स मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट के जितने नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विड के ही रहेंगे और सेम मॉलिक्यूल्स है, सेम सब्सटेंस है, वाटर-वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, तो ऑफ कोहेसिव कोहेसिव फ़ोर्स ही रहेंगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये है लिक्विड का मॉलिक्यूल और ये ऊपर जो है यहाँ पे एयर है, एयर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल 2 अलग-अलग फ़ोर्स रहेंगे और वो फ़ोर्स कौन-सी रहेंगे? यहाँ पे फ़ोर्स रहेंगे कोहेसिव फ़ोर्स। क्योंकि एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे एयर का, एक मॉलिक्यूल है लिक्विड का। 2 अलग-अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फ़ोर्स रहती है हमें मालूम है, फ़ोर्स कौन-सी रहती है? एडहेसिव फ़ोर्स। अब यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि 2 फ़ोर्सेस रहेंगी। कौन-सी रहेंगी? मॉलिक्यूल बी के ऊपर फ़ोर्स रहेगी कोहेसिव फ़ोर्स और दूसरी कौन-सी फ़ोर्स रहेगी यहाँ पे? एडहेसिव फ़ोर्स। कोहेसिव फ़ोर्स किसके बीच में रहने वाली? वाटर-वाटर के मॉलिक्यूल्स के। एडहेसिव फ़ोर्स किसके बीच में रहने वाली है? ये वाटर का मॉलिक्यूल, एयर का। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो इसका इसका जो मैक्सिमम पार्ट है, ये लिक्विड के अंदर है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास नेट फ़ोर्स लगने वाली है, वो कैसी मैक्सिमम रहेंगी एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड डायरेक्शन में। मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे है? लिक्विड में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स कैसी लगेगी? मैक्सिमम अपवर्ड डायरेक्शन में जो फ़ोर्स रहेगी वो बहुत ही वीक रहेगी, ठीक है? उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स मैक्सिमम रहेंगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन रहेगा मॉलिक्यूल, इधर फ़ोर्स लगने वाली है, नेट फ़ोर्स किधर रहेंगी यहाँ पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सी मॉलिक्यूल कंसीडर ध्यान से देखो, सी मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया। देखो ये है हमारा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म हमने देखे थे, सरफेस फिल्म किसको बोले थे हमने? ये रेंज की जो थिकनेस रहेंगी, ये रेंज की थिकनेस हमारी किस रहती है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रहती है, बोलते हैं हम सरफेस फिल्म। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूल सी कंसीडर करेंगे, तो मॉलिक्यूल सी हमारा एग्ज़ैक्टली कहाँ पे है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे होने की वजह से इसका हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कहाँ पे है? एयर में है और हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पे है इसका? लिक्विड के अंदर है। लेकिन हमें मालूम है ये दोनों 50-50% है, ठीक है? 50-50% है, हाफ इधर है, हाफ उधर है। लेकिन यहाँ पे हमें मालूम है, अब मुझे ये बोलो कि यहाँ पे हाफ-हाफ तो है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ज़्यादा रहेंगे? क्या ये हाफ पार्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे या हाफ पार्ट में ज़्यादा रहेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, जो डाउनवर्ड में ये वाला पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास वाटर है और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारे पास एयर है। वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें मालूम है नज़दीक-नज़दीक, ठीक है? और एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दूर-दूर रहते हैं। सपोज़ करो अगर यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल देखें, एक फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं 100 है, लेकिन यहाँ पे सेम वही कंसीडर करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ पे मैक्सिमम है, ज़ाहिर-सी बात है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो नेट फ़ोर्स लगेंगी हमारे पास, नेट फ़ोर्स कहाँ पे लगने वाली है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? नेट फ़ोर्स कहाँ लगेगी यहाँ पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो कौन-सी फ़ोर्स रहेंगी? कोहेसिव फ़ोर्स। मतलब ये यहाँ पे हम बता सकते हैं मॉलिक्यूल सी के लिए यहाँ पे जो एडहेसिव फ़ोर्स रहेगी वाटर मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल के बीच, वो मिनिमम रहेंगी या वीक रहेगी। इसके कंपेयर में कोहेसिव फ़ोर्स के कंपेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में रहने वाला है। तो यहाँ पे जो नेट फ़ोर्स एक्ट होने वाली है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। कौन-सी फ़ोर्स रहेगी? नेट कोहेसिव फ़ोर्स। तो यहाँ पे नेट फ़ोर्स हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल किधर अट्रैक्ट होने वाला है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। Therefore, the molecule C is attracted
इनसाइड द लिक्विड। सरफेस फिल्म के नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं वो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड रहेंगे। इसलिए हर एक साइड से जो फ़ोर्स लगने वाली है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोहेसिव फ़ोर्स ही रहेंगी, और वहाँ पे जो नेट फ़ोर्स रहने वाली है हमारे पास वो कितनी रहेंगी? नेट नेट कोहेसिव फ़ोर्स इज़ इक्वल 0। लेकिन यहाँ पे हम सरफेस फ़िल्म के अंदर के मॉलिक्यूल्स जितने भी देखेंगे, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ बाहर रहेगा और कुछ क्या रहेगा? लिक्विड के अंदर रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये कहाँ पे हमारा सरफेस फिल्म के अंदर है। तो हमने देखिए इसका मैक्सिमम जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो वाटर में है, और कुछ पार्ट कहाँ पे है इसका? एयर के अंदर है। लेकिन एग्ज़ैक्टली अगर हम फ्री सरफेस के ऊपर देखेंगे, तो फ्री सरफेस के ऊपर का जो मॉलिक्यूल रहेगा, उसका हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पे रहेगा? एयर में, और हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पे रहेगा? लिक्विड के अंदर। सरफेस फिल्म के अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसका कुछ ना कुछ पार्ट एयर के अंदर रहेगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एडहेसिव फ़ोर्स भी रहेंगी और कोहेसिव फ़ोर्स भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे एडहेसिव फ़ोर्स वीक रहेंगी, और नेट रिजल्टेंट फ़ोर्स कौन-सी मिलेंगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें कोहेसिव फ़ोर्स मिलेंगी, और कोहेसिव फ़ोर्स की वजह से जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे हमारे सरफेस फिल्म के अंदर के, उनके ऊपर फ़ोर्स लगने की वजह से वो इधर अट्रैक्ट होने वाले हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द लिक्विड। तो यहाँ पे ये जो फ़ोर्स रहेंगी, ये अनबैलेंस्ड फ़ोर्स रहेंगी, ठीक है? कोहेसिव फ़ोर्स और एडहेसिव फ़ोर्स, ये दोनों भी फ़ोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ैक्टली वो सेम है क्या? नहीं है। कुछ मैक्सिमम फ़ोर्स है, कुछ मिनिमम फ़ोर्स है, कुछ स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स है, कुछ जो है तो वीक फ़ोर्स है। तो यही अनबैलेंस्ड फ़ोर्स की वजह से ये जो सरफेस फ़िल्म है, ये सरफेस फ़िल्म किधर पुल होती है? इनसाइड द लिक्विड। और इसके वजह से जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हमारे सरफेस फिल्म के, वो क्या हो जाते हैं? मिनिमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड पुल लग रहा है मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हर एक मॉलिक्यूल चाहता है, नीचे आना चाहता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे सरफेस फिल्म के ऊपर के, वो मिनिमाइज़ होते हैं, और यही डाउनवर्ड पुल की वजह से जो सरफेस फिल्म रहता है वो हमारा, वो अंडर टेंशन रहता है। और ये फ्री सरफेस अंडर टेंशन होने की वजह से कैसा बिहेव करता है ये? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। समझ में आया ना? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह क्यों बिहेव करता है वो? क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड पुल लग रहा है। ये डाउनवर्ड फ़ोर्स लगने की वजह से, या डाउनवर्ड पुल लगने की वजह से, जितने भी मॉलिक्यूल हैं हमारे सरफेस फ़िल्म के, वो नीचे आना चाहते हैं। इसीलिए वहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, और मिनिमाइज़ होने के वजह से यहाँ पे ये जो फ्री सरफेस है हमारा लिक्विड, ऐसा बिहेव करता है, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और यही टेंशन को क्या बोलते हैं हम? सरफेस टेंशन। समझ में आ गया ना? ये स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की वजह से जो यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, वही टेंशन को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। अब ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम समझेंगे एग्जैक्टली सरफेस टेंशन होता क्या है, ठीक है? सरफेस टेंशन, ठीक है? अब देखो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखेंगे हम, क्या है इसकी डेफिनेशन? देखो क्या है? सरफेस टेंशन इज defined as the tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid, and it is given as T is equal to divided by L। देखो ये है सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज
टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। सपोज़ करो यहाँ पे क्या किया, एक हमने बीकर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है? और ये बीकर को क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है? ये बीकर है, या बीकर में क्या किया हमने, पूरा लिक्विड फिल किया हुआ है। सपोज़ करो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन हमने एबी, क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन हमारी, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये एक हमने बीकर कंसीडर किया हुआ है, ये बीकर को ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है? और यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड है, और ये फ्री सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। तो ये इमेजिनरी लाइन के दोनों भी साइड क्या करने वाली है हमारी, ये फोर्स लगने वाली है सरफेस टेंशन की वजह से। और यही फोर्स की वजह से जो हमारा फ्री सरफेस है स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? और ये फोर्स कैसी रहेंगी, टेंजेंशियल रहेंगी। और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास सरफेस टेंशन का, T इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एल। ये फॉर्मूला लगने वाला है हमें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो ये है डेफिनेशन हमारे पास सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन के 2 डेफिनेशन हो गए हमारे पास। इससे पहले भी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने डेफिनेशन लिखे थे सरफेस टेंशन की, ठीक है? और ये फॉर्मूले के हिसाब से डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की, T इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एल। टी क्या है, सरफेस टेंशन। एफ क्या है यहाँ पे, टेंजेंशियल फोर्स जो एक्ट होने वाली है। और एल क्या है यहाँ पे, लेंथ जो है हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने वाली है, के ऊपर फोर्स लगने वाली है, ठीक है? तो इमेजिनरी लाइन की क्या है, ये लेंथ है। सरफेस टेंशन की जो यूनिट है, वो यूनिट है यहाँ पे न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर। और इसके डायमेंशंस है L0, M1, T माइनस टू, ठीक है ना? ये आ गए इसके डायमेंशंस। तो एग्जाम में सरफेस टेंशन की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। अगर सिर्फ डेफिनेशन आ गई तो 1 मार्क के लिए आएगा, और यूनिट एंड डायमेंशन पूछा फिर टोटल 2 मार्क्स के लिए आएगा। डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, यूनिट के लिए हाफ मार्क, और डायमेंशन के लिए हाफ मार्क। तो यहाँ पे आज हम रुक जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।